साल 1980, नागासाकी, जापान। शहर ऊपर से शांत दिखता था। साफ सड़कें, मंदिरों की घंटियां, मछली बाजार की हल्की आवाजें। लेकिन उस सुबह हवा में कुछ गलत था। बहुत हल्की सी आवाजें, ऐसी जैसे कोई दीवारों के अंदर फुसफुसा रहा हो। लोग सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन दिमाग महसूस कर रहा था। और यही से सब शुरू हुआ। मियाकी ताकाहारा, उम्र 24 साल, एक नर्स, शांत स्वभाव, गहरी आंखें, और वो आंखें जो ज्यादा देख चुकी थीं। वो अपने माता पिता और छोटे भाई हीरो के साथ रहती थी। उनका घर उस इलाके से थोड़ा दूर था जहां सरकार ने कभी रेडिएशन वार्निंग बोर्ड लगाए थे और फिर भूल गई थी। पिछले कुछ हफ्तों से मियाकी अस्पताल में अजीब चीजें देख रही थी। मरीज जो अचानक कान पकड़कर चिल्लाने लगते, कुछ को लगता जैसे कोई उनके दिमाग के अंदर चिल्ला रहा हो, और फिर उनकी आंखें बदल जाती, खाली, पागल। एक आदमी ने नर्स के हाथ पर काट लिया था, कच्चा मांस, जैसे भूख इंसान की नहीं थी। डॉक्टर बोले रेडिएशन साइड इफेक्ट, मेंटल ब्रेकडाउन। लेकिन मियाकी जानती थी यह सिर्फ पागलपन नहीं था। उसी शहर में उसी वक्त सुकामारू इचिदा एक रेडियो टावर की छत पर खड़ा था। सुकामारू, मियाकी का बॉयफ्रेंड, साउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट। उसने हेडफोन पहने हुए थे और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ गलत था। कोई अजीब पैटर्न, ना म्यूजिक, ना शोर, बस ऐसी आवाज जो दिमाग को खुजलाए। उसने नोट किया, जो लोग उस इलाके में रहते थे वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे थे। आवाज कुछ कर रही थी। शाम 7:40, मियाकी अपने भाई हीरो के साथ बाजार से लौट रही थी। सड़क पर भीड़ थी। तभी एक आदमी बीच सड़क रुक गया। उसके कानों से खून बहा था। वो हंस रहा था। अचानक उसने पास खड़ी औरत की गर्दन पर दांत गड़ा दिए, और वही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही चीखें गूंजी पास की गलियों से और लोग निकले। उनकी चाल अजीब थी, आंखें खाली, मुंह से अजीब सी गुर्राहट, आवाज उन्हें खींच रही थी। पूरा इलाका सेकंडों में नरक बन गया। मियाकी ने हीरो का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। पीछे से चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें, और कुछ ऐसा जो अब इंसान नहीं था। घर पहुंची तो मां रो रही थी। पिता बाहर गए थे मदद लाने, वो वापस नहीं आए। दरवाजे के बाहर सिर्फ खून के निशान थे। उसी रात सायरन बजे। सरकार ने सोचा लोगों को चेतावनी देंगे, लेकिन सायरन आवाज थे, और आवाज ही ट्रिगर थी। पूरा नागासाकी जाग उठा, और साथ ही वो भी। सुकामारू मियाकी के घर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, यह वायरस हवा से नहीं फैलता, यह साउंड से एक्टिवेट होता है। रेडिएशन ने इंसानी डीएनए को बदला। दिमाग का वो हिस्सा जो आवाज समझता है म्यूटेट हो गया। अब कुछ खास फ्रीक्वेंसी सुनते ही इंसान अपनी चेतना खो देता है। भूख बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, और वो कच्चा मांस खाने लगता है। खामोशी ही बचाव थी। सुकामारू मियाकी और उसके परिवार को अपने अपार्टमेंट ले गया। खिड़कियों पर फोम, दरवाजों पर कपड़ा, हर कोने को साउंड प्रूफ किया। बोलना भी फुसफुसाहट में। मोबाइल बंद, रेडियो तोड़ दिया। रात के 2:13, बाहर खरोंच की आवाज, धीम लगातार। फिर एक आवाज आई, मियाकी दरवाजा खोलो। वो उसकी मां की आवाज थी। मियाकी का खून जम गया। उसकी मां उसके सामने बैठी थी। सुकामारू की आंखें फैल गईं। ये सिर्फ पागल नहीं थे, ये आवाजों की नकल करना सीख चुके थे। दरवाजे पर खरोंच तेज हो गई, कांच चटकने लगा, और तभी एक जोर की आवाज। शहर की खामोशी टूट गई, और बाहर नागासाकी अब इंसानों का शहर नहीं रहा था। दरवाजे के बाहर वही आवाज गूंज रही थी, मियाकी दरवाजा खोलो। हर शब्द बिल्कुल इंसानी, हर उतार चढ़ाव बिल्कुल उसकी मां जैसा। लेकिन उसकी मां सामने बैठी थी, कांपती हुई। सुकामारू ने धीरे से मियाकी का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने बिना आवाज किए होंठ हिलाए। ये सीख रहे हैं। बाहर खरोंच तेज हो गई। नाखून दरवाजे में घुस रहे थे। और तभी एक और बच्चे की, दीदी दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। हीरो की सांस अटक गई। वो चीखने ही वाला था। मियाकी ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। अपनी पूरी ताकत से। एक भी आवाज मतलब मौत। अचानक नीचे वाली मंजिल से कांच टूटने की आवाज आई। फिर चीखें, कई चीखें, और फिर एक अजीब सी शांति। सुकामारू समझ गया, वो लोग वहां पहुंच चुके थे। उसने बैग खोला। अंदर कुछ अजीब से मास्क थे, रबर कपड़ा, और अंदर मोटा सा फिल्टर। उसने फुसफुसाकर कहा, ये साउंड कैंसिलिंग मास्क हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर सकते हैं। मियाकी ने बिना सवाल किए पहन लिया। उसकी मां और हीरो को भी पहनाया।
फिर सुकामारू ने एक और चीज निकाली, एक छोटा डिवाइस। उसने ऐन नहीं किया, सिर्फ दिखाया। उसकी आंखों में डर था, तो वो सब यहां आ जाएंगे। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। छत पर कोई चल रहा था, घिसटते हुए। और फिर हंसी, धीमी, टूटी हुई, जैसे गला सही से काम नहीं कर रहा हो। मियाकी का दिमाग चिल्ला रहा था, भागो। लेकिन भागने का मतलब आवाज। सीढ़ियां, दरवाजे, सब आवाज करते। तभी सुकामारू ने एक फैसला लिया। उसने डिवाइस नीचे जमीन पर रखा और उसे हल्का सा एक्टिवेट किया। एक बहुत हल्की इंसान शायद महसूस भी न करे। लेकिन बाहर हंसी रुक गई। कदमों की दिशा बदल गई, वो आवाज की तरफ जा रहे थे। सुकामारू ने इशारा किया, अब। चारों लोग नंगे पांव धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से निकले। हर सांस बोझ लग रही थी। सड़क पर लाशें थी, कुछ अतखाई, कुछ अभी भी हिल रही थीं। और फिर उन्होंने देखा, एक आदमी दीवार से सिर टकरा रहा था। हर टक्कर के साथ हंस रहा था। जैसे ही उसके सिर से आवाज आई, दूर से कई परछाइयां दौड़ पड़ी। वो समझ गए, ये शहर अब आवाज पर जिंदा था। सुकामारू ने फुसफुसाकर कहा, अंडरग्राउंड टनल्स। नागासाकी के नीचे पुराने युद्धकालीन टनल्स थे, जहां कभी लोगों को बम से बचाया गया था। अब शायद वही आखिरी रास्ता था। लेकिन टनल का रास्ता शहर के बीच से होकर जाता था, जहां सबसे ज्यादा वो थे। चलते चलते मियाकी की मां रुक गई। उसका मास्क थोड़ा हट गया था। और तभी एक हल्की सी आवाज उसके मुंह से निकल गई, बस एक सिसकी। लेकिन पास खड़े एक संक्रमित ने गर्दन घुमा ली। उसकी आंखें चमक उठीं। मियाकी ने मां को खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत तेज। सुकामारू ने बिना सोचे अपना डिवाइस पूरी ताकत से ऑन कर दिया। तेज फ्रीक्वेंसी चारों तरफ से एक दूसरे पर टूट पड़े। मियाकी की मां वहीं गिर गई। उसकी आंखें मियाकी को देख रही थीं, मुंह हिल रहा था। भागो। और फिर वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। मियाकी रो नहीं सकी, क्योंकि रोना भी आवाज था। टनल का दरवाजा सामने था। पीछे पूरा शहर चिल्ला रहा था, और नागासाकी धीरे धीरे खुद को खा रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, तो तुम सही हो, क्योंकि टनल के अंदर कुछ और इंतजार कर रहा था। अगर तुम जानना चाहते हो कि अंडरग्राउंड में क्या छुपा है, वो वायरस कितना बदल चुका है, और क्या मियाकी खुद को माफ कर पाएगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम्हें लगा था कि जमीन के नीचे जाना मतलब मौत से दूर जाना, तो अब ये सोच बदल लो, क्योंकि डर ऐसे होते हैं जो रोशनी में नहीं, अंधेरे में पैदा होते हैं। टनल का दरवाजा बंद होते ही दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूट गईं। ऊपर चीखें, टूटती हड्डियां, शहर की मौत। नीचे सिर्फ सांसों की आवाज। मियाकी की सांस तेज थी, सीना जल रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसकी मां की मौत उसके अंदर कहीं जम गई थी। टनल में अंधेरा था, पुराने बल्ब, जंग लगी दीवारें और हवा में सरांद। हीरो कांप रहा था। हर कदम पर उसकी उंगलियां मियाकी की बाह में गड़ जातीं। सुकामारू आगे चल रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन वो भी बहुत हल्की। तेज रोशनी भी ध्यान खींच सकती थी। चलते चलते उन्हें एहसास हुआ, टनल खाली नहीं थी। दीवारों पर खरोंच के निशान, सूखा खून, और कुछ जगह हड्डियां, मानव हड्डियां। सुकामारू रुक गया। उसने टॉर्च नीचे घुमाई। वहां एक लाश पड़ी थी, पुरानी नहीं, नई। चेहरा आधा खाया हुआ, लेकिन आंखें खुली थीं। और तभी उस लाश ने आंख झपकी। हीरो का मुंह खुल गया, चीख निकलने ही वाली थी। मियाकी ने उसे जमीन पर दबा दिया। वो आदमी जिंदा था, लेकिन इंसान नहीं। उसके गले से अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर फंस गया हो। सुकामारू पीछे हटा। उसने फुसफुसाया, ये अलग हैं, ये ऊपर वालों जैसे नहीं थे। ये तेज नहीं थे, सुन रहे थे बहुत ध्यान से। टनल में हल्की सी आवाज भी गूंजकर कई गुना हो जाती थी। और तभी दूर अंधेरे से वही आवाज आई, कई आवाजें, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई चीज दीवारों से रेंग रही हो। सुकामारू समझ गया, ऊपर वाले साउंड से पागल होते थे, लेकिन नीचे वाले साउंड पर जी रहे थे। टनल में रहने वाले संक्रमित अब शिकार नहीं ढूंढते थे, वो इंतजार करते थे, जैसे चमगादड़। सुकामारू ने इशारे से सबको रोक दिया। उसने बैग से एक छोटा नोटबुक निकाला। उस पर पहले से लिखा था, लो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी डिसोरियंस। उसने एक नई डिवाइस निकाली, बहुत छोटी, लगभग खिलौने जैसी। मियाकी ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं था, फैसला था। उसने डिवाइस ऑन की। एक तेज लेकिन बहुत पतली फ्रीक्वेंसी। कान दर्द नहीं करते, लेकिन दिमाग कांप जाता है। टनल में मौजूद संक्रमित एक साथ चिल्लाए। कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ दीवारों से सिर मारने लगे। रास्ता खुल गया।
वो दौड़े, लेकिन टनल खत्म नहीं हो रही थी। और तभी उन्होंने देखा पुराना बंकर, और उसके बीच में लोग, जिंदा लोग, करीब 20 से 25। कुछ के मुंह पर कपड़ा बंधा था, कुछ इशारों में बात कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी आगे आया, उसने होंठ हिलाए, बोलना मना है। वो लोग बचे हुए थे, सरकारी कर्मचारी, वैज्ञानिक, कुछ सैनिक, और एक नाम जो सुकामारू ने सुनकर सांस रोक ली, केंजी मोरिता। वो आदमी जिसने 1945 के बाद रेडिएशन पर गुप्त रिसर्च की थी। मोरिता ने सुकामारू को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो उसे जानता हो। उसने कागज पर लिखा, तुम्हें देर हो गई। मियाकी का दिल बैठ गया। उसने लिखा, किस बात की? मोरिता ने जवाब दिया, वायरस अब बाहर नहीं है, वो अगला स्टेज शुरू कर चुका है। और तभी बंकर की छत से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई उनके ऊपर रेंग रहा हो। मोरिता ने लिखा, अब वो आवाज सुनने के लिए कान का इस्तेमाल नहीं करता, वो कंपन महसूस करता है। मियाकी ने चारों तरफ देखा। सब लोग दीवार से सटे हुए थे, जैसे डर नहीं, इंतजार कर रहे हों। और तभी बंकर की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में कुछ फुसफुसाया, सीधे दिमाग के अंदर। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो शायद तुम सही हो, क्योंकि अगली चीज आवाज नहीं करेगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कुछ क्या है, डोमोरिता क्या छुपा रहा है, और क्या मियाकी का दिमाग अब भी उसका अपना है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बंकर पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। कोई चीख नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस एक अजीब सी मौजूदगी। मियाकी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर सांस ले रहा हो, धीमी, ठंडी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आवाज नहीं थी, फिर भी शब्द साफ थे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हीरो जमीन पर बैठ गया, उसकी नाक से खून बहने लगा। सुकामारू ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसे भी महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिमाग में उंगली डाल दी हो। डॉन मोरिता की आवाज नहीं आई, लेकिन उसका लिखा हुआ कागज टॉर्च की हल्की रोशनी में चमक उठा। यह अंतिम स्टेज है। अब वायरस को आवाज की जरूरत नहीं, रेडिएशन ने दिमाग को ट्रांसमीटर बना दिया है। मियाकी का शरीर कांपने लगा। उसने कांपते हाथों से लिखा, तो ये सब आपकी वजह से है। मोरिता ने पल भर रुककर लिखा, हमने इसे रोका नहीं, हमने इसे पूरा किया। तभी बंकर की दीवार हिलने लगी, जैसे कोई चीज दूसरी तरफ से जोर लगा रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं, बस कंपन। और हर कंपन के साथ दिमाग में तस्वीरें, लोगों को खाते हुए लोग, खून, मां का चेहरा। मियाकी चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। मोरिता ने आखिरी बार लिखा, अगर इसे रोकना है तो तुम्हें वही करना होगा जो हमने नहीं किया। सुकामारू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल, कैसे? मोरिता ने बंकर के कोने की तरफ इशारा किया। एक पुराना कंट्रोल पैनल, उस पर लिखा था हिंसी रेजोनेंस कोर। मोरिता ने लिखा, ये पूरे नागासाकी में एक साथ एक फ्रीक्वेंसी भेज सकता है, इतनी तेज कि हर संक्रमित दिमाग खुद को जला दे। हीरो ने मियाकी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, बहुत हल्की सी। उसने बिना आवाज किए कहा, दीदी, मुझे अब भी आवाजें सुनाई देती हैं। मियाकी का दिल रुक गया। बहुत देर हो चुकी थी। हीरो पहले ही संक्रमित हो चुका था, लेकिन वो अभी भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। मियाकी ने उसका चेहरा पकड़ा। आंसू नहीं गिरे, क्योंकि आंसू भी आवाज मांगते हैं। सुकामारू समझ गया, अगर मशीन चालू हुई तो संक्रमित मरेंगे, लेकिन जो अभी पूरी तरह बदले नहीं हैं, वो भी। हीरो ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो फैसला कर चुका हो। मियाकी के हाथ कांप रहे थे जब उसने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल बंकर की दीवार टूट गई। अंधेरे से वो बाहर आया। अब वो इंसान जैसा नहीं था, शरीर टेढ़ा, त्वचा खिंची हुई, आंखें बंद, लेकिन मुस्कान बहुत गहरी। उसने मुंह नहीं खोला, फिर भी आवाज आई, धन्यवाद, तुमने हमें पूरा कर दिया। मियाकी ने आंखें बंद कर लीं और बटन दबा दिया। पूरे शहर में एक पल के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर एक साथ हर दिमाग चीखा, और नागासाकी खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ बचा हुआ था। अगर तुम्हें लगा था कि बटन दबते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सच्चाई यह है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस खामोश हो जाती हैं। रेजोनेंस कोर चालू होते ही पूरा नागासाकी एक पल के लिए मरा हुआ सा लगने लगा। कोई आवाज नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, यहां तक कि दिल की धड़कन भी मानो थम गई हो। मियाकी जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था,
लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक गूंज बाकी थी, धीमी और धीरे धीरे दूर जाती हुई, जैसे कोई सपना खुद ही सिमट रहा हो। सुकामारू की आंखें खुलीं। उसने सबसे पहले सांस ली, धीमी, नियंत्रित। उसने मियाकी की ओर देखा। वह जिंदा थी। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन हीरो, वह बहुत शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। मियाकी ने उसे धीरे से हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी उंगलियां अब ठंडी पड़ चुकी थीं। मियाकी ने रोना नहीं शुरू किया, वह बस वहीं बैठी रही। हीरो का सिर उसकी गोद में था। शहर के ऊपर संक्रमित लोग एक एक करके गिर चुके थे। कुछ मर गए थे और कुछ बस खड़े रह गए थे, बिल्कुल खाली। रेजोनेंस ने वायरस को मारा नहीं था, उसने उसे सुला दिया था। सरकारी टीमें 3 दिन बाद पहुंची। पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, रेडिएशन से जुड़ी मानसिक समस्या, अब कोई जैविक खतरा नहीं। सुकामारू ने रिपोर्ट पढ़ी और कड़वी मुस्कान के साथ कागज बंद कर दिया। सच कभी लिखा नहीं जाता, उसे दबा दिया जाता है। मियाकी कई हफ्तों तक कुछ नहीं बोली। डॉक्टरों ने कहा यह सदमा है, लेकिन सुकामारू जानता था वह भी सुन रही है। एक रात जब सब सो रहे थे, मियाकी अचानक उठकर बैठ गई और बहुत धीमे से बोली, वह खत्म नहीं हुआ। सुकामारू सन्न रह गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सुना। रेजोनेंस ने सिर्फ आवाजें रोकी हैं, यादें नहीं। कुछ लोग अब भी सपनों में सुनते हैं। अगले दिन सरकार ने सुकामारू को बुलाया, एक कमरे में जहां दीवारें मोटी थी और कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। उन्होंने कहा, जो तुम जानते हो वह यहीं खत्म होना चाहिए। बदले में नई पया शहर। मियाकी और सुकामारू नागासाकी छोड़ गए, लेकिन नागासाकी उन कभी नहीं छोड़ा। कई साल बाद एक छोटे से शहर में एक बच्चा रात को उठकर अचानक बोला, मां, दीवारें बात कर रही हैं। मियाकी ने दूर से वह आवाज सुनी, बहुत हल्की, लेकिन वही एहसास, वही ठंड। उसने खिड़की बंद की, कमरे को साउंड प्रूफ किया और सुकामारू की ओर देखा। दोनों समझ गए, वायरस कभी मरता नहीं, वह इंतजार करता है, क्योंकि इंसान कभी भी पूरी तरह खामोश नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और तुम ऐसी ही डरावनी मनोवैज्ञानिक कहानियां चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट स्टोरी चाहिए, क्योंकि अगली बार शायद आवाज तुम्हारे अंदर से आए।